गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आपका रूटीन तो मैंने बहुत बेहतर कर दिया है। नोट्स जो बहुत 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 रुक गया था, पीछे हो गया था, उसको हमने मेहनत करके वीडियो लेक्चर से आगे कर दिया। फ्रेंड्स, हम थोड़ा टाइम बदलना चाहते थे, लेकिन इस वक्त नहीं हो सका, अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमांड के कारण। इसलिए फिलहाल क्लास का टाइम 8:30 बजे से ही रहेगा। एक दिन बीच करके आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। जैसे आज आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, तो कल आपको नोट्स मिलेगा। कौन सा नोट्स? जो परसों के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नोट्स हम आपको कल दे चुके होंगे, तो आप उसको एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फेयर करेंगे, और तब आप जैसे आज इस वक्त वीडियो लेक्चर सुनेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। हम आपको कई फैसिलिटीज लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से देना चाहते हैं। आप मेरे नोट्स को ध्यान देते होइएगा। जितना चीज वीडियो लेक्चर में हम सुनाने वाले हैं, बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, 100% चीज आपको नोट्स में मिलेगा। मतलब वीडियो लेक्चर को जब आप सुनेंगे तो केवल सुनेंगे, दूसरे वीडियो लेक्चर की तरह सुनने और लिखने का टेंशन नहीं है। लिखेंगे तो कुछ सुनने वाली बात आप छोड़ देंगे, छूट जाएगा, और सुनेंगे तो कुछ बात लिखने में प्रॉब्लम होगा, और उसमें डेटा भी आपका ज्यादा खर्च होगा। तो हमने थोड़ा मेहनत अपना जरूर बढ़ा दिया, लेकिन आपको सहूलियत मिले ये करना जरूरी है। तो रूटीन यही है कि आपको एक एक चीज का हम नोट्स दे रहे हैं, और अब हम वीडियो लेक्चर से पहले देंगे। उस नोट्स को पढ़ेंगे, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर फेयर करके आप रखेंगे वीडियो लेक्चर के आने से पहले। फिर वीडियो लेक्चर जैसे ही आ जाएगा, आप ठीक से एक एक सेकंड सुनेंगे, क्योंकि लिखने का टेंशन तब तो है ही नहीं, और तब फिर से उस कॉपी को जाके रिवाइज करेंगे। कंसेप्ट 100% क्लियर होना गारंटीड है। और एक दिन बीच करके, एक दिन नोट्स, एक दिन वीडियो लेक्चर्स, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी फ्रेंड्स, हम आपका टेस्ट वेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होने दीजिए, फिर टेस्ट का भी दौर शुरू होगा। ऑब्जेक्टिव सेट्स तैयार कर रहे हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव की संख्या थोड़ा ज्यादा रहेगा। हम समझते हैं पूरा फिजिक्स के सिलेबस में 1000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ के रूप में भी देंगे, और हो सकता है कि प्रिंट बुक के रूप में भी रहे, ताकि आप ले सकें। उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट होगी। उस ऑब्जेक्टिव बुक से गारंटी होगी कि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं होगा। उस बुक को हम पढ़ा चुके होंगे, समझा चुके होंगे, एक एक क्वेश्चन याद करा चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 1000 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। लेकिन गारंटी भी 1000% की होगी कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर, उस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो 50% फ्रेंड्स क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसकी तो मैंने गारंटी ले ली। अब 50% में लॉन्ग और शॉर्ट होता है। आप नोट्स को फेयर करते जाइए, वीडियो लेक्चर्स को सुनते जाइए। हम लास्ट में इसका भी गेस क्वेश्चन देंगे, लॉन्ग और शॉर्ट का, और गारंटी के साथ देंगे। लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा तो ही आपके काम आएगा। पढ़िए। आज हम लोग इस क्लास को प्रॉब्लम सेशन कहते हैं। इसमें आपके द्वारा जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस डीपीपी 2 से और कुछ क्वेश्चन डीपीपी 1 से है। कल आपको हम नोट्स भेजेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, और परसों कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डिस्कशन करेंगे। बस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा वह आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है, क्योंकि वह वेक्टर मेथड है। तो वेक्टर थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ख्याल से कहता है मुझे समझो। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस की इस क्लास में बात शुरू करते हैं।
पहले हम DPP-2 की बात कर लेना चाहते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 5, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन और DPP का 5वां क्वेश्चन। 10 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। भैया ये मान लीजिए तांबा है और ये दूसरा तांबा है, दोनों के बीच की दूरी है r और कितनी 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच माध्यम कौन सा माना गया है? हवा, वायु माना गया है। इसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम और इसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम। फ्रेंड्स, प्रत्येक 10 पर पावर 6 तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले में स्थानांतरित होते हैं। तांबे का इसे गोला माना गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पर पावर 6 एटम्स, इसमें जितने भी एटम होंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन 10 पर पावर 6 एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एक तांबे के गोले से और दूसरे तांबे के गोले में प्रवेश कर जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलम्ब बल की गणना कीजिए। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए फिर इनके बीच बल कितना काम कर रहा है ये बताइए। एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है, n यहां पर एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 6.022 इंटू 10⁻³ पर मोल। तांबे का परमाणु भार, एटॉमिक वेट कहते हैं, एटॉमिक वेट ये दिया हुआ है 63.5 ग्राम पर मोल। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आप जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन हिसाब देख लीजिएगा, हम आपको कंसेप्ट देते हैं। हमें क्या निकालना है? कूलम्ब बल। कूलम्ब बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 mod q1 q2/r²। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, r 10 सेंटीमीटर। केवल हमको चार्ज पता करना है कि यहां पर चार्ज कितना है और यहां पे चार्ज कितना है। एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पर जाएगा, मतलब एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा निगेटिव चार्ज, मतलब दोनों के बीच कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। लेकिन कितना, ये कैलकुलेट करना है ना, तो इसका चार्ज पता कीजिए। चार्ज पता करने से पहले क्या पता करना होगा? इसमें से कुल कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करने के लिए क्या पता करना होगा? इसमें कुल परमाणुओं की संख्या है कितनी, क्योंकि प्रत्येक 10 पर पावर 6 परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसके अंदर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, उससे मुझे पता चलेगा कि इससे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना स्थानांतरित हुआ। उस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि स्थानांतरित हुए उसको ज्ञात कर लेने के बाद उसको E से गुना कर दीजिएगा, Q बराबर NE, तो आपको Q का मान निकल जाएगा। यहां Q का मान जितना होगा यहां भी Q का मान उतना ही होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा। एक होगा धन आवेशित, एक होगा ऋण आवेशित, तो आपको Q1 Q2 मिल जाएगा। फिर आप कूलम्ब फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन में जो मुख्य काम समझ में आता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज का मान ज्ञात करना है। इस पे चार्ज का मान होगा कितना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले से परमाणु की संख्या कितनी है उसको निकालने के लिए परमाणु भार चाहिए। आप बोलिएगा इस परमाणु भार का क्या मतलब? कॉपर का परमाणु भार
63.5 ग्राम पर मोल होता है। इसका क्या मतलब, अगर कॉपर का, तांबे का कोई टुकड़ा आपके पास 63.5 ग्राम का है तो उसको हमारे एवोगाड्रो साहब ने 1 मोल कहा। 63.5 ग्राम 1 मोल कहलाता है कॉपर के केस में। तो 63.5 ग्राम जो कॉपर का है मतलब कितना मोल, 1 मोल। तो अगर 1 ग्राम कॉपर का होता तो 1/63.5। आपके पास कितना ग्राम का कॉपर है, अगर हमारे पास 10 ग्राम का कॉपर है तो 1/63.5 गुणे 10, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। हमको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक मोल में कितने एटम्स होंगे, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दीजिए, वो नंबर ऑफ एटम्स दे देगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये छोटे मोटे अंग्रेजी के लाइन से मत घबराइएगा। परमाणुओं की कुल संख्या 1 गुणे 10, 10/63.5, इसको गुना कीजिए एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया परमाणुओं की संख्या। इतने परमाणु हैं 10 ग्राम कॉपर के अंदर, इतने परमाणु हैं 10 ग्राम कॉपर के अंदर। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, तो कहिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10⁻6 एटम्स में से कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर 1 एटम होता तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता, 1/10⁻6। तो हमारे पास 10/63.5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु है। तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो गुणे न कर देना होगा। 10/63.5 6.022 इंटू 10⁻3, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रेंड्स, इतने इलेक्ट्रॉन का। तो इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इस पे चार्ज कितना डेवलप होगा, तो Q बराबर N mod E। N तो ये हो गया 10 गुणे 6.022 10⁻3 10⁻6 उसको E से गुना कीजिए 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। फ्रेंड्स, इसका गुना भाग कर लीजिएगा, आपको चार्ज निकल जाएगा। यही Q1 हो जाएगा, यही Q2 हो जाएगा। Q1 भी यही, Q2 भी यही, जिसको आपने Q मान लिया। अतः कूलम्स लॉ 1/4 mod Q1 भी Q, Q2 भी Q, Q इंटू Q, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब डेटा देखिए 9 इंटू 10⁹, Q मतलब इतना का स्क्वायर करना होगा। हम लिखते हैं फ्रेंड्स, ये गुना भाग करने की जिम्मेवारी आपकी रही। स्क्वायर बटा ये पुट कर दिए, ये पुट होगा, ये R 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाइए, 10⁻⁻2 से गुना कीजिए, स्क्वायर का ना स्क्वायर कर दीजिए। बस आपको घर पर बैठ के इत्मीनान से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद वही रिजल्ट आएगा जो इस वक्त आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 2.017। हम ये सब करके चेक कर चुके हैं, इंटू 10⁸ न्यूटन। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, हम यहां पे डिस्कस करते हैं नंबर 6। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां
जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। धातु की दो गोलियां हैं फ्रेंड्स, एक ये है और एक ये है, जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। इस पर आवेश Q1 है, इस पे Q2 है, लेकिन यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव है। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है, इस वक्त इनके बीच की ये दूरी है, तो वे एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। स्वाभाविक है, प्रतिकर्षण बल ही काम करेगा। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है, अब एक नई कहानी, दोनों को स्पर्श करा दिया गया, फिर उनको उतनी ही दूरी पर रख दिया गया 0.5 मीटर पे। स्पर्श कराने के बाद तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। प्रतिकर्षण तो भी काम कर रहा है, लेकिन अलग मैग्नीट्यूड से। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। अब आवेश बदल गया होगा फ्रेंड्स, यहां का आवेश Q मान लीजिए, यहां का आवेश Q मान लीजिए। आवेश का मान होगा एक समान, लेकिन पहले से अलग होगा। तो प्रश्न हमसे ये डिमांड कर रहा है कि पहले वाला आवेश कितना था, मतलब Q1 कितना है और Q2 कितना है, ये बतलाइए। बस हम फ्रेंड्स कैलकुलेशन हिस्सा को हमारे लिए छोड़ दीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हम एक एक करके सब बात समझाते हैं। इस कंडीशन से पहले एक इक्वेशन तैयार कर लीजिए। शुरू में क्या था उसको लिखिए इनिशियली, यानी प्रारंभिक रूप से। फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F कितना है 0.108 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। Q1 नहीं मालूम, Q2 नहीं मालूम, R दिया हुआ है 0.5 मीटर में ही है, स्क्वायर कर दीजिए। यहां से Q1 और Q2 का एक इक्वेशन आप बनाइए। देखिए 0.108 इंटू 0.5 का स्क्वायर 9 × 10⁹ Q1 × Q2। तो Q1 × Q2 बराबर हो जाएगा 0.108 0.5 का स्क्वायर बाई 9 × 10⁹। इक्वेशन 1 मान लेंगे। फ्रेंड्स इतना स्टैंडर्ड और इतना अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं बतलाएंगे अपने क्लास में, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, यही समझ के वो लॉलीपॉप टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ताकि जल्दी से कैलकुलेशन भी हो जाए और बच्चे भी समझ ले। हम आपको लॉलीपॉप नहीं देते हैं, हम समझते हैं कि आप हिंदी मीडियम के हैं, फिर भी CBSE या इंग्लिश मीडियम के बच्चों से किसी भी मायने में कमजोर नहीं है, तो फिर क्यों ना आपसे मेहनत करवाएं। इसे इन सब क्वेश्चंस में हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो ये आपका काम है, क्योंकि आपके मजबूत होने में कैलकुलेशन का बहुत योगदान है। इससे पीछे मत हटिएगा और ऐसा मत सोचिए दूसरे टीचर कैलकुलेशन कर देते हैं ना। उनका जो क्वेश्चन होता है ठीक से देखिएगा, उसमें जो कैलकुलेशन होता है वह कैलकुलेशन इतना इजी होता है कि वो करके वो टाइम पास करते हैं। आपको ये सीखना है। अब हम आते हैं फाइनली, यानी अंतिम रूप से। बाद में हुआ क्या, सबसे पहले तो चार्ज बदल गया, तो कंडक्टर है यह, तो कंडक्टर केस में और समान आकार का है तो चार्ज का मान क्या हो जाएगा
दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, यह दोनों पर चार्ज हो जाएगा। ये हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में सीख चुके हैं, चालन द्वारा आवेशन। अब फोर्स का फिर फॉर्मूला यूज कीजिए। एफ बदल चुका है, चार्ज बदल चुका है, लेकिन दोनों पर चार्ज एक समान होगा, तो Q1 भी Q, Q2 भी Q, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, आर वही है। फोर्स का मान 0.144, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर बहुत इजी हो जाएगा, देखने से ये आपको खतरनाक लग सकता है। 0.5 का स्क्वायर, 0.144 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 0.144 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, और फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव दोनों की पॉसिबिलिटी बनता है, इसे प्लस माइनस लिखिएगा और कितना वैल्यू है वो सॉल्व करके आप दे दीजिएगा। 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब। आप कहेगा पॉजिटिव ही क्यों ना दें, निगेटिव क्यों दें? तो फ्रेंड्स यहां पर कह रहा था सजातीय आवेश है, तो सजातीय आवेश आपका प्लस प्लस भी हो सकता है और सजातीय आवेश आपका माइनस माइनस भी हो सकता है। तो वो चाहे दोनों होगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, और होगा तो दोनों निगेटिव होगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। बस सॉल्व करके आंसर जरूर मिला लीजिएगा, ऐसे ही मत छोड़िएगा। आपने 7 भी पूछा है, हम उसकी भी बात करते हैं। क्वेश्चन सुनिए। दो समान चालक गोले ए व बी जिन पर समान आवेश 8.0 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्ब है। दो गोला है ए और बी, दोनों पर आवेश समान है और इस आवेश का मान है 8.0 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब। दोनों के बीच की दूरी है 0.50 मीटर। एक समान गोलीय चालक सी, अब देखिए कहानी बदल रही है। ए तो अपनी जगह है, बी अपनी जगह है, और एक नया है। शुरू में वह उदासीन है, कोई आवेश की चर्चा नहीं कर रहा है, मतलब स्टार्ट में वह उदासीन था। तो क्या कह रहा है कि समान आकार में समान है। पहले ए से स्पर्श कराते हैं, पहले यह स्पर्श करने जा रहा है ए के साथ, उसके पश्चात उसे गोलीय चालक बी से, अब यहां से हटा करके इसको बी से स्पर्श कराएंगे दूसरी बार, और फिर दोनों गोलीय चालकों से दूर ले जाते हैं और इसको यहां से हटा देना है। तीसरी बार में इन दोनों से हटा देना है, दूर कर देना है। गोलीय चालकों ए तथा बी के बीच कार्यरत वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच फोर्स कितना काम कर रहा है वो बताइए। तो पहले आवेशों का बंटवारा जो हुआ उसको जानना चाहिए। आवेश क्यू है, आवेश क्यू है। तो जब ये इसके संपर्क में गया तो क्या हुआ? तो एक नया आवेश बना क्यू ए पे जितना आवेश बनेगा सी पे भी उतना ही बनेगा। इन दोनों आवेशों का जो औसत योग होगा उसके बराबर होगा। इसका आवेश पहले का क्यू, इसका आवेश पहले का 0,
उदासीन था 2, तो ए या सी पर अब आवेश हो गया Q/2। तो यहां आवेश कितना है फ्रेंड्स? Q/2। इस पे आवेश कितना है फ्रेंड्स? Q/2। अब ये इसके संपर्क में गया तो इस पे कितना आवेश होगा? तो B पर जितना आवेश होगा अब C पर उतना ही आवेश होगा, और दोनों के आवेश का योगफल जो होगा औसत उसके बराबर होगा। तो Q प्लस Q/2 और बाई 2 एलसीएम लीजिएगा, 2Q प्लस Q और ये 2 नीचे आ जाएगा 4, 3Q/4। यानी अब इस पे जो आवेश आ गया वह 3Q/4 हो गया, और इस पे भी जो आवेश है वह 3Q/4 आ गया। फ्रेंड्स इसको हटा दीजिए, यानी ई आवेश लेकर के तू उड़ जा। अब इसके बीच हमको फोर्स निकालना है, मतलब ये काम करेगा Q1 की तरह और ये काम करेगा Q2 की तरह। Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, फोर्स निकालना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2/r²। ये होगा 9 × 10⁹। Q1 का मतलब Q/2, Q2 का मतलब 3Q/4 और R का मतलब 0.50 मीटर में है, डायरेक्टली स्क्वायर कर दीजिए बस। अब फ्रेंड्स हम Q का वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर आप थोड़ा सा सॉल्व करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, बगैर रिजल्ट अपने हाथों से कंफर्म किए हुए किसी भी क्वेश्चन को पूर्ण मत समझिएगा। तो F बराबर 9 × 10⁹ इंटू 3 Q इंटू Q² Q का वैल्यू 8 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर अपॉन 0.50 का स्क्वायर इंटू 2 × 4 8। आफ्टर सॉल्विंग फ्रेंड्स आपको रिजल्ट आ जाएगा। मुझे रिजल्ट लिखने दीजिए। आपको कोई आपत्ति कैलकुलेशन के आपने से नहीं कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। लिखिए, इस वक्त लिखिए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रम की दूरी पर है। मान लीजिए एक अल्फा कण यहां है पॉइंट ए पे, एक अल्फा कण यहां है पॉइंट बी पे, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह 0.1 एंगस्ट्रम है। तो बताइए उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? फोर्स ही तो निकालना है। और कह रहा है यह वैद्युत बल, यह प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, ये बतलाइए। बस प्रोसेस समझिए। पहले तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2/r²। तो कैसे? 9 × 10⁹ चार्ज अल्फा पे, अल्फा कण पे चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर होता है 2e, दूसरा भी अल्फा कण ही है 2e, दूरी 0.1 एंगस्ट्रम को मीटर बनाइए, याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 और स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। फ्रेंड्स 9 × 10⁻⁹ 2 × 2 4
और E इंटू ई स्क्वायर, ई का वैल्यू 1.6 माइनस 19 का स्क्वायर करना होगा बाई 0.1 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लीजिएगा, जो कि हम यहां से रिजल्ट लिख सकते हैं। कितना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स 9.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। कोई आपत्ति? ये तो सॉल्व कर लेंगे आप। अगर कोई आपत्ति नहीं हुई तो समझिए ये संपत्ति आपकी हुई। फ्रेंड्स, इसी में एक और क्वेश्चन है कि यह बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। तो पहले आप गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लीजिए। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला याद रखिएगा, G(m1m2/r²। जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी हमेशा एक ही मान पूरे वर्ल्ड में 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इसका वैल्यू है। पूछिएगा कहां से आया, हम बताएंगे प्रयोग से आया। बस खुश। एक एक अल्फा कण पे जो मास होता है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरा भी अल्फा कण है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। एक अल्फा कण पे द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। दूरी तो दिया ही हुआ है, 0.1 एंगस्ट्रम को मीटर बना के स्क्वायर कर दीजिए। 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, 4 गुने 4 16। अब प्रोटॉन के मास का स्क्वायर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का स्क्वायर। ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा 0.1 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर दिया। जैसे वैसे तो ये भी रखा हुआ है, लेकिन हम इसके जैसा इसका यूज कर रहे हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 1.6 माइनस 19 का स्क्वायर बटा 0.1 10 पे पावर माइनस 10 का स्क्वायर। अब भाग देना है तो पलट के गुना कर दीजिए। 0.1 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर बट्टा लिखते हैं यहीं पे 6. ये पूरा लाइन लिखेंगे 10 पे पावर माइनस 11 16 1.67 10 पे पावर माइनस 27 स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, हम बहुत ज्यादा सॉल्व करना जरूरी नहीं समझते हैं, इसको काट दीजिएगा। बाकी आप चीजों को ठीक से सॉल्व कीजिएगा। होगा आफ्टर सॉल्विंग आपको रिजल्ट दिखेगा FE/FG बराबर कितना 3.158। ये अप्रोक्स में कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के पहले का चीज मिल रहा हो, बाद में 19-20 हो, फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि दशमलव के कितने अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहां पर 1.67 लिया, 1.673 भी लिया जा सकता था, तो थोड़ा दशमलव के बाद फर्क पड़ता है, वो आपको परेशान ना करे। इंटू 10 टू द पावर 35 गुना। इसका यह मतलब हुआ फ्रेंड्स कि दो अल्फा कण के बीच जो स्थिर वैद्युत बल काम करता है वह उन अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10 पर पावर लगभग 10 पर पावर 35 गुना मजबूत होता है। 10 पर पावर 35 गुना मजबूत होता है। मतलब आपके अल्फा कणों के बीच का जो स्थिर वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत 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 स्ट्रांग है। मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल को आप इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो मैंने आपको 5 बताया, 6 बताया, 7 बताया, 10 बताया। अब आगे जो इस वक्त हमसे पूछा गया है वो है 29। दो वैद्युत आवेश Q1 तथा Q2 इस प्रकार के हैं कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, तो उनके बीच वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 का क्या मतलब, Q1 इंटू Q2 आपका पॉजिटिव है और Q1 इंटू Q2 कब पॉजिटिव होगा, जब Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। जब Q1 निगेटिव होगा और Q2 निगेटिव होगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव बराबर भी पॉजिटिव। तो अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आपके पास दो आवेश है और दोनों आवेश सजातीय हैं, या तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है या दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके बीच जो बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो हमसे बल की प्रकृति पूछी गई है, कैसी, प्रतिकर्षण। विकर्षण बल काम करेगा, धक्का देगा, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार और Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब Q1 इंटू Q2 निगेटिव है, और Q1 इंटू Q2 निगेटिव है तो Q1 पॉजिटिव है तो Q2 निगेटिव होगा। पॉजिटिव इंटू निगेटिव बराबर निगेटिव, या आपका Q1 निगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव होगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू निगेटिव। इसका यह मतलब हुआ कि आपके पास दो आवेश है Q1 Q2, एक है आपका पॉजिटिव तो एक है आपका निगेटिव, तो इनके बीच कैसा बल काम करेगा, तो इनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। तो बल की हमें प्रकृति बताना था, तो कैसा बल, आकर्षण बल। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये हमारे दो आंसर हो गए जो आपने हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 29। अब हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। नोट्स देना सेम, फिर सेम नोट्स का वीडियो देना, ये आसान काम नहीं है फ्रेंड्स, इसे इस मेहनत को सार्थक जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि दो आवेश है, एक +1 माइक्रोकूलम का और एक +4 माइक्रोकूलम का। एक मान लीजिए ए पर है और एक बी पर है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, आर पे मान लीजिए और हवा में है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। वैसे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते तो ये बात बोलना भी नहीं पड़ता, बनाना तो है ही नहीं, लेकिन अभी एक लाइन बोल देते हैं। इसके द्वारा इस पर जो बल काम करेगा ऐसे धक्का देगा। ये फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे, किसके वजह से, ए के वजह से, और फिर ये जब इसको धक्का देगा तो ऐसे दिखलाएंगे। ये फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे, किसके वजह से, बी के वजह से। हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में सीखेंगे, यानी अगले लेक्चर में, कि फोर्स ए पर जितना काम करेगा बी के वजह से, फोर्स बी पर उतना ही काम करता है ए के वजह से। बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है, यानी बल का मान एक समान और दिशा विपरीत होती है। हम पर आवेश 1 कूलम्ब हो और आप पर आवेश 1000 कूलम्ब हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आप पे जितना बल लगाएंगे वैद्युत बल, आप भी हम पर उतना ही बल लगाइएगा। बल का परिमाण एक समान और दिशा विपरीत होता है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, FAB बटा FBA। FAB को तो FAB लिख सकते हैं और FBA को भी आप FAB ही लिख सकते हैं। तो यह दोनों सेम है तो कट के 1 हो जाएगा, मतलब दोनों बलों का
जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। 35 भी आपके द्वारा पूछा गया था, लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म इक्विलिब्रियम पढ़ाने के बाद, इससे पहले इसकी चर्चा नहीं करनी है। अब आज के क्लास में 2 और क्वेश्चन डिस्कस करना है, लेकिन वो है आपका डीपीपी 1 से। डीपीपी 2 की बात फिनिश हो गई, जो इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना था। एक बार फिर देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पूछा गया था, 10 पूछा गया था, 29 और 31 पूछा गया था, और एक 35 था जो इस वक्त बेहतर नहीं होगा बताना। डीपीपी 3 से फिलहाल कोई नहीं पूछा गया है। कुछ लोग कहते हैं एकदम में नहीं बन रहा है। अरे भाई, एक्सरसाइज 3 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो सब बन जाना चाहिए। एक्सरसाइज 2 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब बन जाना चाहिए। और 9 से लेकर के और 9, 10 तो हम पहले ही बता चुके हैं। रहा इधर के कुछ क्वेश्चन की, यानी कि 6-7 क्वेश्चन की, तो वो हमको कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ाने दीजिए तो डीपीपी 3 अपने बन जाएगा। लेकिन टोटल 20 क्वेश्चन है। ऐसा मत बोलिए कि 20 का 20 नहीं बन रहा है। 20 में 10 से 11 यानी आधा से ज्यादा डिस्कस हो चुका है। एक बार रिवाइज करके रखिए। और फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी कि कूलम्ब्स लॉ जब समाप्त हो जाएगा तो डीपीपी 1, 2, 3 खत्म हो जाएगा। फिर हम पीछे लौट के क्वेश्चन नहीं बताएंगे। तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू करेंगे और उस डीपीपी की बात कर रहे होंगे। ओके, आइए डीपीपी 1। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 18 नंबर और 20 नंबर। 18 नंबर तो बहुत अच्छा है, पूछा जाना भी चाहिए था। जब किसी सोप बबल मतलब साबुन का बुलबुला को आवेश दिया जाता है तो वह एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? देखिए, इसका बहुत सारा भाषा हम नोट्स में दे चुके हैं, तो सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। आप समझिएगा और बाकी नोट से आप देख लेंगे। ये मान लीजिए साबुन का बुलबुला है, सोप बबल कहते हैं इसको। इसकी रेडियस इस वक्त R है, लेकिन जैसे इसको आवेशित कीजिएगा फ्रेंड्स, चाहे इसको धन आवेशित कीजिए तब भी ये थोड़ा फैल जाता है, यानी अपने आकार को बड़ा कर लेता है, इसकी त्रिज्या थोड़ी बढ़ जाती है। या इसको निगेटिव चार्ज दीजिए तब भी यह अपने रेडियस को थोड़ा बढ़ा लेता है, इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं फैल जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जब सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वह फैल जाता है, तो जब निगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा? कहिएगा इस स्थिति में भी वह फैलेगा ही। क्यों फैलता है? क्वेश्चन तो ये है। तो फ्रेंड्स, अगर डिटेल्स बात करी जाए तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है, बहुत सारा मैथमेटिक्स भी है यहाँ पे। लेकिन अभी एक फॉर्मूला याद रखिए, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, और कंसेप्ट समझिए। जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं या जब आप इसे निगेटिव चार्ज देते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बात होती है, कॉमन बात। पॉजिटिव है तो कौन सा बल काम करेगा? विकर्षण बल। निगेटिव कौन सा बल काम करेगा? विकर्षण। ये इसको भी विकर्षित करता है, ये इसको विकर्षित करता है, ये इसको विकर्षित करता है। मतलब हम किसी प्रकार से पेयर बनाएं, समझने के लिए इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करें तो इधर एक बल काम करता है इसके वजह से, और इसके वजह से इस पर इधर बल काम करता है। तो सबके वजह से सब पर जो बल काम करता है वो देखा गया कि वो बल बाहर की ओर काम करता है। फ्रेंड्स, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसको आप कौन सा चार्ज दे रहे हैं।
पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं या निगेटिव चार्ज दे रहे हैं। आप पॉजिटिव चार्ज देंगे तब भी इनके बीच विकर्षण काम करेगा और एज ए रिजल्ट एक बाहर की ओर फोर्स लगता हुआ हमारा सोप बबल अनुभव करता है। यहां भी जबकि आपने इसे निगेटिव चार्ज दिया है तो इस पे भी विकर्षण बल काम करेगा और एक दूसरे के कारण वह जो विकर्षण बल काम करता है इसके परिणाम स्वरूप हमारा सोप बबल फाइनली बाहर की ओर एक बल का अनुभव करने लगता है। ये बाहर की ओर जो बल काम करेगा मेरे फ्रेंड्स, ये क्या करेगा? तो बाहर की ओर जो बल काम करेगा उसका तो एक ही काम है, बाहर की ओर के बल काम करने का मतलब ही है कि अगर हम पर बाहर की ओर, इस कपड़े पर बाहर की ओर बल काम करे तो कपड़ा फट जाएगा, फैल जाएगा। तो इस सोप बबल को जैसे ही आप धन आवेशित करते हो या ऋण आवेशित करते हो, उनके बीच विकर्षण बल काम करने के कारण बाहर की ओर एक लगते हुए बल का यह सोप बबल अनुभव करता है और वह बल इसके आकार को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। उस बल में यह प्रवृत्ति होती है कि वह इसके आकार को बढ़ाए। बाहर की ओर लग रहा है तो स्वाभाविक है। यहां पर एक प्रेशर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहा गया है। किसको कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया जैसे ये मान लीजिए, इस यूनिट एरिया पे फोर्स कितना काम कर रहा है? फोर्स बाय एरिया, इसको प्रेशर कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यूनिट एरिया किसको कहते हैं? जैसे आप कॉपी खरीदने जाएंगे किसी दुकान में, आपको 10-20 किलो कॉपी खरीदनी है तो 10-20 किलो का वह दाम नहीं बताएंगे, वह 1 किलो का दाम बताएंगे। उस 1 किलो के दाम से आपको जितना किलो खरीदना हो उसका दाम समझ लीजिएगा। एक मतलब गया यूनिट। तो यहां पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, मतलब एक एरिया की बात हो रही है, इकाई एरिया की बात हो रही है। उस इकाई एरिया पर जो बल लग रहा है, इकाई एरिया पर जो बल लग रहा है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर वैद्युत दाब कहते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितना फैलेगा। इसका फॉर्मूला कहां से आया ये अभी नहीं हम लोग डिस्कस कर सकते। आपको याद रखने का मन हो याद कीजिएगा, ना रखने का मन हो ना याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग मेडिकल के क्वेश्चंस के रूप में इंपॉर्टेंट है। बोर्ड और बिहार बोर्ड में तो खैर इसका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, जरूरी है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है उसका फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कहिएगा कि बाहर की ओर ही यह बल क्यों काम करता है, ये फैलता ही क्यों है, सिकुड़ता क्यों नहीं है? तो कहेगा इसका फैलना और सिकुड़ना इसके यूनिट एरिया पर जो बल काम करता है उस पर निर्भर करता है। और यूनिट एरिया पे जो बल काम करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं और वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। 2 तो पॉजिटिव होता है, एप्सिलॉन नॉट भी हमेशा पॉजिटिव होता है और सिग्मा आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन उसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि ये प्रेशर जो पूरा का पूरा है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बाहर की ओर, निगेटिव मतलब अंदर की ओर। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स काम कर रहा है तो वो बाहर की ओर काम करेगा और बाहर की ओर काम करेगा तो सोप बबल क्या होगा? फैलेगा। तो फ्रेंड्स इस बात को अपने नोट से आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बट कॉन्सेप्ट यही है कि जब सोप बबल को आप आवेश देंगे, चाहे धन आवेश या ऋण आवेश, तो वह बाहर की ओर लगता हुआ एक बल का अनुभव करता है, जिस बल के वजह से वह थोड़ा फैल जाता है। इस लेक्चर का फ्रेंड्स आखिरी क्लास, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं। अल्प दूरी पर रखे दो आवेश Q1 तथा Q2 समीकरण Q1 प्लस Q2 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। इससे आवेशों के बारे में क्या कहा जा सकता है? भैया कुछ दूरी पर दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2 और उन आवेशों के बीच एक संबंध है, एक समीकरण है Q1 प्लस Q2 बराबर 0। इसका क्या मतलब? इसको आप ऐसे लिख लीजिए, Q1 प्लस Q2 बराबर 0 मतलब Q1 बराबर Q2 माइनस Q2। इसका मतलब हो गया कि आपने दो आवेश लिया है, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। आवेश का परिमाण अलग अलग है लेकिन आवेशों की प्रकृति विपरीत है। एक धनावेश आवेशों का परिमाण समान है, Q1 बराबर Q2। ध्यान दीजिएगा, बोलने क्रम में कुछ इधर उधर भी
स्लिप हो जाता है। Q1 बराबर माइनस Q2, इसका यह मतलब हुआ कि Q1 और Q2 दोनों का परिमाण एक समान है। ये 10 कूलम का है तो ये भी 10 कूलम का है, ये 10 माइक्रो कूलम का है तो ये भी 10 माइक्रो कूलम का है, लेकिन एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो कहिएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का मतलब आपने दो आवेश मान रखा है, ऐसा दो आवेश जिसका परिमाण एक समान है और ऐसा दो आवेश जिसकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। एक धन आवेश है तो एक ऋण आवेश है, यानी उनके बीच कौन सा बल काम करेगा? उनके बीच आकर्षण का बल काम करेगा। तो कहीं पर अगर Q1 प्लस Q2 बराबर 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उसको देख के समझ जाते हैं कि आपने दो आवेश लिया है, दोनों आवेशों का परिमाण एक समान है, दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है और उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें DPP2 और DPP1 का जो क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो आपने हमसे पूछा है, अपने मन से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बतलाया है, वो हम डिस्कस कर दिए हैं। अब आज वीडियो लेक्चर्स को देखिए और आप लोग बार बार देखिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। हिंदी मीडियम में तो खासकर ये मौका नहीं मिलने वाला है। इसे मेरा मनोबल और मेरा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप वीडियो लेक्चर देखिए। आपका वीडियो लेक्चर्स देखना फायदेमंद नहीं होगा तो मेरा ये मेहनत करना व्यर्थ होगा। इसे आपको फायदा देना हमारी प्राथमिकता है और आपको फायदा लेना आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार का इंच इंच इस्तेमाल कीजिए। तो आज आप वीडियो लेक्चर्स को देखिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, फेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन जो छोड़ रखे करके रखिए। कल नोट्स देंगे कूलम्ब्स एंड वेक्टर फॉर्म का और फिर परसों हम आपको दिखेंगे कूलम्ब्स एंड वेक्टर फॉर्म के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।